हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक्टिव पैसिव की जो है वीडियो देखने जा रहे हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। परीक्षा में एक्टिव से पैसिव दे देता है या तो पैसिव से कभी कभी एक्टिव भी दे देता है, या वाक्य जो है कह देगा कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि या पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो अगर आप कम समय में पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहते हैं एक ही बार में, तो बहुत कम समय में, तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपका कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और जो है पूरा आपका एक्टिव पैसिव इस सिंगल वीडियो में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। आपको टेंस नहीं भी आता है तब भी आपका काम हो जाएगा, आ रहा तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब वाक्य की संरचना या बनावट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फिलहाल टेंस नहीं भी आता तो भी आपको वर्ब कौन सी वर्ब किस में बदल दिया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस वर्ब का ही बनता है। तो वर्ब कौन सी वर्ब किस में बदला जाएगा यही आप याद कर लीजिए, बिना टेंस के आपका काम चल जाएगा। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, फिर बाय लिखा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो नया ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके पहले बाय लगा देंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं बाय। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बस ये इतना आपको याद करना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। और टेंस के अनुसार वर्ब को चेंज करेंगे। कैसे कौन सी वर्ब किस में चेंज करेंगे हम पूरा बता दे रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर आप इसको पूरा दिमाग में बैठ लीजिए, एक बार समझ लिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो चार्ट फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस का चार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों की मैं वर्ब लिख दिया हूँ। तो इधर वाला एक्टिव वॉइस है, ये टेंस के हिसाब से, इधर वाला पैसिव वॉइस है। तो आप एक्टिव भी पहचान लोगे कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि नहीं, पैसिव भी पहचान लोगे आप किसी भी परीक्षा में, और बना भी लोगे। तो देखिए, तो पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रेजेंट के चारों हैं, फिर पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों। तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए पूरा हम लिख दिए हैं। आप टेंस जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या है, डू डज आएगा, या जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस ये इस आएगा। तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वैसे भी आ जाता है। अगर सहायक क्रिया नहीं लगती है अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस ऐसा होता है। कुल मिला के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वर्ब है। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर, तो डू डज को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस को इज एम आर करके प्रयोग किया जाएगा। उस हाउ पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिख दिया हूँ मैं वैसे। तो डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस रहेगा तो उसको किस में बदला जाएगा, वर्ब इज एम आर। तो क्योंकि वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब को आपको याद करना है, वर्ब किस में चेंज किया जाएगा, वर्ब से ही आप पहचान लेंगे वाक्य एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में। तो डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस रहेगा, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टेंस इंडेफिनिट माना जाएगा। अब देखिए इज एम आर के साथ आई एन जी आएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो इज एम आर के साथ आपको क्या करना है, केवल बीइंग जोड़ देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लिखना है। तो कभी भी इज एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा, और बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस वाक्य कहा जाएगा। तो अभी आप वर्ब केवल देख लीजिए सब। अभी हम एग्जाम्पल भी पर्याप्त मात्रा में आपको दे देंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट की है सहायक क्रिया, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो हैज़ है के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन, यानी हैज़ हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं, तो हैज़ बीन या हैव बीन हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस में कभी भी हैज़ बीन या हैव बीन आप देख लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ है तो वाक्य पैसिव वॉइस का ही मानिए आप। और उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन आती है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है। तो इसकी पैसिव वॉइस आपको हर किताब में दिया गया है कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, नो चेंज। तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों जो है, अगर आप लूसेंट जनरल इंग्लिश देखेंगे तो उसमें बताया गया कि आप इसका बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। करना क्या है, जिसकी चारों की बताया गया पैसिव वॉइस नहीं बनती, अगर आप उसको बनाना ही चाहो तो बना सकते हो। टेंस इसी टेंस की सहायक क्रिया रहेगी, सहायक क्रिया यानी हैज़ बीन या हैव बीन ही रहेगी, लेकिन आपको करना क्या है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी था तो बीइंग प्लस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए आईएनजी है ये मार्क साथ, तो आपको उसी टेंस की सहायक क्रिया रहती है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इस तरह से किसी भी कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप बनाना ही चाहो तो इसके साथ जो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो।
आराम से पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिलहाल आप इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि एग्जाम में कभी आता नहीं है, ये प्रयोग नहीं होता, इसलिए बता दिएगा कि पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप क्या जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज, यानी कि आपको बनाना नहीं है, ठीक है, बनती नहीं है। अब आ जाइए पास्ट के चारों में। पास्ट के इंडेफिनिट है, पहले इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड होती है, वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हाँ, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। तो इसलिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, तो जान लीजिए वाक्य एक्टिव वॉइस में। और इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगला देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है वाज वर्ब प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों किसी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यही जेम आर वाज वेयर, ठीक है, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये सब रहेगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी टेंस की सहायक क्रिया लगती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वाज वर्ब के साथ कभी भी बीइंग आप देखिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में है, केवल आईएनजी है तो एक्टिव वॉइस में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैड के साथ बीन लगाना पड़ेगा, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में जाएगा। अब आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है हैड बीन, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस इसकी नहीं बनती, आपको बताया गया है किताब में कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन वही बताया कि बनाना चाहो तो हैड बीन के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दे, लगा सकते हो। बिल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस में, ठीक है, बिल या सेल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना सकते हो। क्लियर। तो बिल सेल के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में है, बिल सेल के बाद बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है तो पैसिव वॉइस में। तो आपको पैसिव वॉइस में बिल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आने पर बिल सेल या बी के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, देखिए बिल भी सेल भी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है, इसकी एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस बताया गया किताब में बनती नहीं है। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस प्लस तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको परीक्षा में नहीं देगा, ठीक है, तो इसीलिए किताबों में लिखा कि नहीं बनती है। अब देखिए, बिल हैव या सेल हैव साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, वर्ब थर्ड फॉर्म ही आएगी बिल हैव सेल हैव के साथ। तो इसमें क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है तो बिल या सेल हैव के साथ जो बीन आप जोड़ दिए, तो बिल हैव बीन सेल हैव बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट टेंस जो है, बिल हैव बीन या सेल हैव बीन, इसके साथ इसमें सहायक क्रिया आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो एक्टिव वॉइस में रहता है, तो इसके पैसिव वॉइस बताया गया है कि नो चेंज, यानी कि बनती नहीं है, यानी कि तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस इसकी सहायक क्रिया नहीं बनती है, परीक्षा में आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ और भी वर्ब हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 क्रियाएं हैं जो, इनके साथ अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि आईएनजी इसके साथ आता है टेंस में, लेकिन आईएनजी ना आके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, तो जिसके हिंदी में नाने नहीं आता, जैसे आई एम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस प्रश्न को हल करना। तो इस तरह से पैसिव वॉइस अगर बनाना होगा तो इज, एम, आर, वाज, वर, यही सहायक क्रियाओं में से सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे आप, उसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनिटिव, इसी का पैसिव वॉइस केवल बना देना है, तो इसका पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई एम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड बाय मी। अभी आपको एग्जाम्पल आगे मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको और क्या ध्यान देना, गोइंग या हैज़, हैव, हैड, इनके साथ देखिए गोइंग, ठीक है, या हैज़, हैव, हैड, इनके साथ अगर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, तो इन्हीं वर्ब का प्रयोग करके आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। इसका एग्जांपल आपको पर्याप्त मात्रा में भी मिल जाएगा। जैसे कहते हैं आई हैव टू राइट ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मी, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल आपको आगे पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अभी आप कितना जान ली वर्ब, कौन सी वर्ब किस में चेंज किया जाएगी, कि इसी का कमाल है। आपको अभी आगे हम एग्जाम्पल मिलेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे इसका, जिसमें आपको बहुत आराम से जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप महारत हासिल हो जाएगी, आप हल कर लेंगे। चलिए, मॉडल एक्सैलरी जो होती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं मॉडल एक्सैलरी जिसको कहते हैं, एक दूसरे प्रकार की सहायक क्रियाएं, तो इनका भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है, इसलिए इसको भी जान लीजिए कौन सी मॉडल एक्सैलरी आने पर क्या किया जाएगा। तो शॉर्टकट में आप ये जान लीजिए कि मॉडल एक्सैलरी कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड होता है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी केवल जोड़ दिया जाता है और कुछ किया नहीं जाता। और कोई भी मॉडल एक्सैलरी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और पैसिव वॉइस में बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, कोई भी मॉडल एक्सैलरी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि कैन आएगा तो कैन बी आप कर दीजिए, फर्स्ट फॉर्म इसमें रहेगा एक्टिव में, आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म करना। कुड आएगा तो कुड भी हो जाएगा,
तो ठीक है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, पैसिव वॉइस में थर्ड ही लगेगा। मे आएगा तो मे भी आप कर दीजिए, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। माइट आएगा तो माइट भी कर दीजिए, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब देखिए शुड, शुड के साथ शुड भी कर दीजिए, शुड एक्टिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में शुड भी कर दीजिए। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। उड के साथ उड आएगा तो उड भी आप कर दीजिए पैसिव वॉइस में, उड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही रहेगा। आर्ट टू मंथ चाहिए होता है, आर्ट टू को आप आर्ट टू बी में कर दीजिए, ये भी क्योंकि मॉडल एग्जाम्पल है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आर्ट टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि मस्ट एक जाली वर्ब है जो कि मॉडल एग्जाम्पल आती है। मस्ट आएगा तो मस्ट भी कर दीजिए, मस्ट साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यूज टू का यूज टू भी आप कर दीजिए, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, यूज टू भी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा। नीड मतलब ज़रूरत होना, नीड का नीड भी कर दीजिए, नीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डेयर, डेयर मतलब साहस करना होता है, हिम्मत करना, तो डेयर के साथ डेयर भी कर दीजिए, डेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये सारी मॉडल एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं कितने हैं। कैन, कुड, मे, माइट, सैल, ठीक है। शुड, सैल भी तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, सैल और विल इसी मॉडल एग्जाम्पल का ही पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट कवर हो चुका है इसलिए उसको नहीं लिखे। शुड, वुड, आर्ट टू, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, इन सभी के साथ आपको बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है पैसिव वॉइस में। एक दोस्तों और एक जानकारी देख लीजिए, कभी कभी अगर पेपर का लेवल टप करना तो ऐसे भी आ सकता है। सॉरी ये मॉडल्स जो लिख दिए मॉडल्स है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब मॉडल्स, मॉडल्स मतलब जितना मॉडल अभी आपको बताया है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, तो मॉडल्स के साथ अगर बाई चांस, अब यहाँ क्या है, फर्स्ट फॉर्म आया है तो आप थर्ड फॉर्म करते हैं। अब अगर कभी कभार इस मॉडल्स के साथ इसका पास्ट बताने के लिए, भूतकाल की क्रियाकलाप को बताने के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाता है। किसी भी मॉडल के साथ हैव लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका वो एक्टिव वॉइस ही माना जाएगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, तब मॉडल्स के साथ हैव बीन कर दिए, क्योंकि हैव के साथ बीन लगता है, तो मॉडल के साथ अगर हैव है तो आप भी बीन कर दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ही कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर, वह नदी को पार कर सकता था, तो कुड हैव क्रॉस्ड, पार कर सकता था बीती बात आ जाए तो हम कहते हैं कि द रिवर कुड हैव बीन क्रॉस्ड बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल आपको पर्याप्त मात्रा में अभी हम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा और एक टॉपिक क्लियर कर लें हम, प्रोनाउन। एक्टिव वॉइस में अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसको भी जान लें, क्योंकि वाक्य बनाने में इनका प्रयोग होगा। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए रूल ये देख लीजिए कि अगर ये है कि अगर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और ऑब्जेक्टिव है तो एक्टिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्टिव बदल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस में, आई, तो पैसिव वॉइस में उसको मी में बदल देते हैं। वी आएगा तो अस में बदल देते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, आई का मी है, वी का अस है, तो ऑब्जेक्ट का हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस का हो, सब्जेक्ट का हो चाहे सब्जेक्टिव केस का। अगर दे सब्जेक्ट आया है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह उसको देम कर देंगे। ही आया है तो हिम कर देंगे, सी आया है तो हर कर देंगे। वहीं अगर इट आया है तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। हु अगर सब्जेक्ट आया है तो हु का ऑब्जेक्ट हो जाता है हुम। हुम माने कौन, हुम माने किसे, ये किसी है किसको। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट आते हैं प्रोनाउन में, ठीक है। तो जैसे समवन आ गया, समबॉडी आ गया। समवन माने कोई व्यक्ति, समबॉडी माने भी कोई व्यक्ति। नो वन माने कोई नहीं, या वन माने होता है व्यक्ति। जैसे वन शुड डू, वन शुड डू, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब व्यक्ति भी होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं समवन, सम माने कोई या कुछ, वन माने व्यक्ति, समवन माने कोई व्यक्ति, नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, नो माने कोई नहीं, वन व्यक्ति। तो इसमें नो हटा दोगे तो वन माने केवल व्यक्ति बचेगा, तो वन भी एक प्रकार का आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो समवन, समबॉडी, नो वन, वन, नो बॉडी माने कोई व्यक्ति नहीं, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति। तो एवरीवन यानी कि किसी भी शब्द के साथ अगर वन आ जाए या बॉडी जुड़ा हो, ये शॉर्टकट जान लीजिए, तो उसको हम कहते हैं, इन सभी कर्ता को कहते हैं हम अस्पष्ट कर्ता। अस्पष्ट कर्ता मतलब इनसे किसी खास कर्ता का बोध नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है, तो आप बताइए पता नहीं कौन चुराया, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको अस्पष्ट कर्ता का नाम दिया है। पैसिव वॉइस में किया जाता है, पैसिव वॉइस में इन्हें हम कहें रिमूव माने हटाना है, वी रिमूव इट, इसे हम हटा देते हैं। एंड डू नॉट यूज़ बाई बिफोर इट, और इसके पहले हम बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्लियर। जिसे कहते हैं समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी मेरी कलम चुरा लिया, तो हम पैसिव वॉइस में कहेंगे माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई, ये नहीं कहेंगे बाई समवन, क्योंकि क्लियर नहीं कौन चुराया। तो इसलिए आप इसको ध्यान देना कि पैसिव वॉइस में ये अगर आ जाते हैं तो इनके साथ जो है
मतलब कि हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। अगर लिख दिया आपके कंपटीशन पेपर में तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत मत मानिए, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, अक्सर नहीं लिखा जाता। तो अब आइए एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। सारे रूल्स हम जान गए हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल हम कैसे इसको हल करेंगे उसको देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस भी दिया हूँ मैं, पैसिव वॉइस भी दिया हूँ। पहले आप एक्टिव वॉइस की हिंदी सोच सकते हैं, ओ सॉरी पैसिव वॉइस, उसके बाद हम मिला मिला बता रहा हूँ, क्लियर कर सकते हैं, या फिर पूरा देख लीजिए, इसके बाद आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। क्योंकि अब देखिए ही राइट्स लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो अब इसमें एक्टिव में क्या है, ही सब्जेक्ट है, भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, उसके बाद ए लेटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पूरा हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक के पूरे सेंटेंस का जो है हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। मॉडल एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने रहे हैं, इज एम और हैव टू सबका एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। इसलिए एक एक एग्जाम्पल सबका आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक दो दो एग्जाम्पल, आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब देखिए क्या हम बताए क्या थे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव। और देखिए उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अब हम बताए थे कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो यस या इस रहेगा, या डू या डज रहेगा। तो इज एम आर में से एक लगाना। तो करता कौन सा लगता है, तो ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार ही वर्ब लगेगी। तो इसके अनुसार वर्ब लग गया इज। ए लेटर मतलब एक पत्र है तो इज लग गया। उसके बाद पैसिव वॉइस में तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बताया क्या थे, वर्ब की सी एस फॉर्म है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहीं भी ऑप्शन आप कंपटीशनल एग्जाम देना है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में देखें तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म करके जो है आप उसको पहचान लीजिए, हाँ ये इसका पैसिव वॉइस है। उसके बाद जो है हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा जाए, जो इसमें सब्जेक्ट है वही इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद करता मतलब टेंस के अनुसार वर्ब लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाय लिखते हैं। तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। इसका हिंदी क्या था, ही सी राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखती है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इसी तरह से बनाते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल था। अब देखिए निगेटिव का। अब देखिए ये है वाक्य ही डज नॉट राइट ए लेटर, इसी का आपको पैसिव वॉइस बनाना। तो आप डू या डज देख लीजिए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए। तो आपको करना क्या है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसका आप सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद जो है इज एम आर लगा दिए, क्योंकि डू या डज के साथ आने पर इज ही लगता है, ठीक है। अब इसमें साइक्री के बाद नाट है, पैसिव वॉइस में भी नाट लगा दीजिए। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में दो चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, एक टेंस नहीं बदलता है और सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता है। टेंस का मतलब डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, लेकिन इज एम आर के साथ भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इज एम आर के साथ जब तक आईएनजी नहीं आएगा तब तक कंटिन्यूअस टेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। तो माना तो इंडिफिनिट टेंस ही जाएगा। और जो है एक सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता। सेंटेंस का टाइप मतलब ये कि अगर इसमें नाट लगा है सहायक क्रिया के बाद तो पैसिव वॉइस में भी आपको नाट लगाना पड़ेगा। अगर इसमें सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी आपको सहायक क्रिया पहले करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पहले आपको करना पड़ेगा। मतलब जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में रहेगा एकदम वैसा पैसिव वॉइस में रहेगा। केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, इतना नियम आपको पालन करना पड़ता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाना पड़ता है। अब देखिए तो ही डज नॉट राइट लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो पैसिव वॉइस में ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ये आपका सब्जेक्ट है तो इसको पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें तो सब्जेक्ट था तो इसलिए इसके पहले बाई लगा दिया गया। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है। तो पैसिव वॉइस में देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में इज एम आर ठीक है लग जाएगा, क्यों, क्योंकि डज लगा है। तो इसमें सहायक क्रिया पहले तो उसमें भी आप सहायक क्रिया पहले कर दीजिए। इसमें सब सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट आप भी कर दीजिए, इसलिए स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए डज ही राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज ए लेटर रिटन बाई हिम, क्योंकि डज के बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई करके ही का हिम कर दिया गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि दोस्तों इंडिफिनिट टेंस का पूरा हर प्रकार के एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद आगे आपको कम भी देंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक टेंस आप अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा आप कर ले जाएंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही आपको, मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही हमेशा करना, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना।
देखिए डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र नहीं लिखता है, तो पैसिव वॉइस में आप इसमें सहायक क्रिया पहले तो आप भी सहायक क्रिया पहले लगा दीजिए, इज एम आर लगा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो उसके हिसाब से इज एम आर लगा दिए। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नाट हो गया, नाट है तो आप भी नाट लगा दिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट था तो आप सब्जेक्ट ए लेटर बना दिए, नाट लगा दिए। इसमें वर्ब की चाहे जो फार्म लगे उससे नहीं मतलब, फर्स्ट है तब भी हम थर्ड फार्म लगा देते हैं। फिर उसके बाद ही का हिम करेंगे तो उसके पहले बाई लगा देंगे। अगला वाक्य है वाई डज ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता है, तो पैसिव वॉइस बना, इसमें वाई है आप भी इसमें वाई कर दीजिए, इसमें सहायक क्रिया वाई के बाद है आप भी लगा दिए, क्योंकि लेकिन इसमें जो है ए लेटर ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लगेगा, क्योंकि यही इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो ईज हो गया, वाइज इज लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, बाई करके ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसी का निगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मेटिव था, ये निगेटिव हो गया, देख लेते हैं। वाई डज ही नॉट राइट लेटर, तो पैसिव वॉइस में आप भी वाई पहले कर दिए, सहायक क्रिया इसमें डज है वाई के बाद आप इसमें लेकिन ए लेटर के अनुसार इसमें इज करेंगे। उसके बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट बाद नाट है तो आप भी नाट लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिए रिटर्न, पैसिव वॉइस में बाई कर दिए और ही का ऑब्जेक्टिव हिम कर दिए। अब चलिए देख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, हु वाले वाक्य। तो हु राइट्स ए लेटर, जैसे तुम पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स ए लेटर, लेटर कौन लिखता है, तो पैसिव वॉइस में होगा हु का ऑब्जेक्टिव केस अभी बताया गया था हुम, बाई हुम, लेकिन अगर हुम करते हैं हु का तो उसके पहले बाई हम लगा ही देते हैं, क्योंकि बिना बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो एक ग्रामर का नियम है कि अगर हु का हुम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस तो उसके पहले बाई शुरू में लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे लास्ट में नहीं लगेंगे, बाई हुम कर दीजिए। उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ उसके बाद वर्ब लगा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो बाय होम इज़ ए लेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है। बाय होम इज़ ए लेटर रिटन, किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका बाय होम आपको क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्लियर, और क्वेश्चन वर्ड भी हो गया प्लस ऑब्जेक्ट भी हो गया, अभी ध्यान दीजिए बाय होम, ठीक है। तो उसके बाद इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, क्योंकि राइट्स है तो या सी एस रहता है तो इज आई एम आर ही लगता है। उसके बाद ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट था तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हेल्प आपका क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नाट है नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट्स इसमें है तो इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि राइट्स हो चाहे कुछ भी हो वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। लास्ट में बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय शुरुआत में लगाया गया है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि शुरुआत में ही ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट ये काम कर दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का भी काम कर दे रहा है। देखिए दोस्तों एक बात और भी है कि आप चाहें तो इसको हु राइट्स ए लेटर को एक तरीके से और बना सकते हैं, देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि आप चाहे तो हु से ही बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं देखिए, अब हु आपका क्वेश्चन वर्ड है, रहने दीजिए वैसे जैसे और में वाई वगैरह, उसके बाद जो है राइट्स है, हु के बाद वर्ब लगती है इंट्रोगेटिव में तो इज एम आर लगा दीजिए। उसके बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट्स का रिटर्न कर दीजिए, बाय कर दीजिए लास्ट में। अगर देखिए हु का हुम करोगे तो ये बाय शुरुआत में आता, हु का हुम नहीं किए हो, क्योंकि हु देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, तो ये जब ये इसको हाँ एक्टिव वॉइस में हु सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का काम करता है प्लस इंट्रोगेटिव का भी काम करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी क्वेश्चन वर्ड का भी, तो क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से आप इसको क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही रहने देंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हु सब्जेक्ट है तो होम कर दिए, तो इस तरह से हु का होम करोगे तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से बनाएंगे, हु ही करेंगे तो आप कोई बात नहीं, बाय नहीं लेंगे, तो सब कुछ वैसे करते चले जाइए, जैसे यहाँ होम है तो हु कर दिए, इसके बाद इधर वाला पूरा लिख दिए, बाय लास्ट में कर दिए। तो बाय होम इज ए लेटर रिटन, पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है ये भी सही है, या हु इज ए लेटर रिटन बाय, कौन है जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, मतलब पत्र किसके द्वारा, ये भी सही है। तो इस तरह से हु वाले वाक्य को दो तरीके से बना सकते हो, बाय होम करोगे तो लास्ट में बाय नहीं रहेगा, अगर हु करोगे तो लास्ट में बाय आ जाएगा, दोनों तरीके सही है। चलिए देख लेते हैं अगला कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी कुछ हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ही इज़ ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रहा है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, तो इज एम के आर के साथ बताया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक आर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए एक आर, उसके बाद इज ही रहेगा, उसी टेंस की वर्ब रहती है इज एम आर के साथ आई एन जी आने पर इज, उसके बाद बीइंग आपको करना पड़ेगा क्योंकि आई एन जी फॉर्म है, तो आई एन जी फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय ही का हिम, ठीक है, ये सब्जेक्ट है।
आइए परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं। दे हैव वन द मैच, में मैच जीत चुके हैं, तो द मैच ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद आप देखिए दे के साथ तो हैव लगा है, लेकिन मैच एक वचन है इसलिए यहाँ हैज़ हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार वर्ब लगेगा। ठीक है, तो ए मैच हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ या हैव के साथ बीन लगा देते हैं, इतना बताए थे आपको। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट टेंस में रहता है, पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा। बाय करके दे का ऑब्जेक्टिव केस डेम कर देंगे। अगला है समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है। तो आपको बताया था जो सम के साथ या किसी के साथ वन या बॉडी आता है, कोई व्यक्ति है, तो उसमें क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, ये नियम बताया था जो आज स्पष्ट करता। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुराया, तो वर्ब है स्टोलन माई पेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद हैज ही, माई पेन भी एक वचन है इसलिए हैज लगा दीजिए। अब हैज या हैव आने पर हम पैसिव वॉइस में बीन बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दिए बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन कर दिए, वही रहता है परफेक्ट टेंस में। अब बाई करके हम समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लियर नहीं है कौन चुराया है, इसलिए सम किसी शब्द के साथ वन आए या बॉडी आए तो उसको पैसिव वॉइस में हम हटा देते हैं, बाई भी नहीं लगाते उसके पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैट किल्ड द रैट, बिल्ली चूहे को मारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो अब यहाँ क्या बताया किया गया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, तो हमको क्या करना क्या है, वाज के साथ, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो रैट को सब्जेक्ट बना दिए, कैट को ऑब्जेक्ट बना दिए, बाई लगा दिए, उसके बाद बस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस दिया गया है यहाँ। द फार्मर हैड प्लाउड द फील्ड, ठीक है, किसान खेत को जोत चुका था। तो अब यहाँ क्या है, द फील्ड ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया गया। हैड है तो हैड साथ बीन आ जाता है पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। बाई करके द फार्मर सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिए। द फील्ड हैड बीन प्लाउड बाय द फार्मर, इस तरह से बन जाएगा वाक्य। अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट में कभी कभी दो वाक्य भी आते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़े होंगे, तो बाई चांस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया तो उसका आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपके कन्फ्यूजन बना रहेगा कि दो वाक्य आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसको भी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए दो वाक्य क्या है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन, बच्चे सभी केक खा चुके थे बिफोर द पार्टी बिगिन, पार्टी बिगिन यानी पार्टी शुरू होने से पहले, तो बच्चे पार्टी शुरू होने से पहले सभी केक खा दिए। अब यहाँ क्या है, बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो आपको इससे नहीं मतलब है, पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य हैं तो पास्ट इंडेफिनिट वाला आप मत बनाइए, पास्ट परफेक्ट वाला बना दीजिए, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। ये टेंस ओरिजिनली पास्ट परफेक्ट है, तो इसलिए टेंस नहीं बदलता है, तो टेंस इसलिए वही रहेगा पैसिव वॉइस में। बताया नहीं तो दो चीज़ें, सेंटेंस का टाइप और टेंस, ये नहीं बदलेगा। तो आप पास्ट परफेक्ट में ही आपको बनाना है, तो हैड जिसमें है तो उसी पोर्शन का बना दीजिए। हैड के बाद ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द केक्स, तो ऑल द केक्स को आप सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, क्योंकि आप क्या खा चुके हैं, सभी केक आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑल द केक्स हो गया। उसके बाद हैड है तो हैड बिन कर दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिए ईटन। बाई करके सब्जेक्ट आपका द चिल्ड्रन है तो ऑब्जेक्ट आप बना दीजिए उसको, बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद यहाँ बिफोर से जो पास्ट इंडेफिनिट वाला पोर्शन था आप भी वैसे जोड़ दीजिए, कुछ करना वरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक अदर वर्ड के रूप में लास्ट में आ जाए। बच्चे सभी खा चुके हैं, क्या खा चुके हैं, ठीक है, सभी केक खाया जा चुका, किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। कब खाया जा चुका, बिफोर द पार्टी बिगिन, इसको आप भी बिफोर से वैसे जोड़ दीजिए। अगला है ही विल विन द इलेक्शन, वह इलेक्शन जीतेगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो उसमें बताया क्या कि विल या सेल आता है तो विल भी सेल भी कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में। तो ही विल विन द इलेक्शन, ये इलेक्शन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद विल या सेल आने पर विल भी सेल भी कर दिया, तो यहाँ इलेक्शन साथ विल भी लगेगा क्योंकि आई भी के साथ सेल भी लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वन हो जाएगा, बाई करके ही का ऑब्जेक्ट हिम कर देंगे। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव डन दिस वर्क, मैं इस काम को कर चुका हूँगा, तो पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद विल हैव बीन कर दीजिए, क्योंकि विल हैव शैल हैव आने पर बीन बढ़ा देते हैं तो विल हैव बीन हो जाएगा दिस वर्क साथ। डन थर्ड फॉर्म वही रहेगा, बाई करके आई का ऑब्जेक्टिव केस मी कर दिया गया। चलिए आगे, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो वाक्य भी आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरह कभी कभी, या थोड़ा बड़े सेंटेंस आते हैं, तो उसको कैसे, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाई 10 o'clock, केमिस्ट मतलब दवा विक्रेता होता है, तो दवा विक्रेता 10 बजे तक दुकान बंद कर चुका होगा, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बंद कर चुका, क्या बंद कर चुका, दुकान, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। विल हैव या शैल हैव आने पर बीन बढ़ा देते हैं, तो विल हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज। उसके बाद वर्ब के बाद क्या, बाई करके नया ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट केमिस्ट का केमिस्ट हो जाएगा, बाय द केमिस्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो अदर वर्ड बचा है बाई 10 o'clock, आप भी उसको बाई 10 o'clock कर दीजिए। इस चक्कर में ना पड़िए कि बाई है 2 बार हो जाएगा, उससे नहीं मतलब, 2 बार हो चाहे 10 बार हो, स्ट्रक्चर हमारा सही होना चाहिए, बस जो नियम जहाँ है वहाँ उसको लिख दो।
अब आइए कुछ मॉडल एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब तो टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल थे, मॉडल एग्जाम्पल का एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो इसमें क्या है, टीच वर्ब है, ऑब्जेक्ट यू है, टीच इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। कभी कभी देखिए दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक वस्तु वाला होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप चाहे जिसको सब्जेक्ट बना सकते हो। देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर सब्जेक्ट आप बनाए तो हो गया यू, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद कैन, आप बताए थे कैन आने पर कैन भी किया जाता है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म आने पर कैन भी प्लस थर्ड फॉर्म किया जाता है, तो कैन भी कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म टाट हो गया टीच का। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो बचा है आपका इंग्लिश, उसको लिख दीजिए, यू कैन बी टॉट इंग्लिश। उसके बाद बाई करके शुरुआत वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो इसकी हिंदी क्या होगी, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। पैसिव वॉइस में यू कैन बी टॉट इंग्लिश बाई मी, तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों एक तरीका और है, बताया कि एक ऑब्जेक्ट और है, इंग्लिश भी है। आप चाहें तो इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इससे कैसे बनेगा, देखिए इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना दीजिए सकते हैं, तो कैन भी लगेगा, तब भी सहायक क्रिया, क्योंकि कैन सबके साथ लगता है, एक वचन हो या बहुवचन। वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा। लेकिन तब आपको एक बात ध्यान देना है, तो ये व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट जो होता है यानी सजीव, ठीक है, तो ये व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट यू हिम ये सब जो रहता है, इसके पहले तब आपको टू लगाना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि वस्तु वाला ऑब्जेक्ट अगर हम पहले लाएंगे, व्यक्ति वाला बाद में लिखेंगे, तो उससे पहले टू लगाना पड़ता है। तो आप टू यू लगा दीजिए, बाय मी मेरे द्वारा, क्योंकि टू यू माने आपको। तो इंग्लिश कैन बी टॉट टू यू बाय मी, इंग्लिश आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आपको इतना ध्यान देना है कि दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो एक व्यक्ति वाला एक वस्तु वाला। वस्तु वाला पहले करेंगे तो व्यक्ति वाले से पहले टू लगाना पड़ेगा, अगर लेकिन व्यक्ति वाला पहले लिख देंगे तो टू लगाने की झंझट नहीं है। इसलिए आप हमेशा वर्ब के बाद अपने मन से अगर लिखना है आपको, तो आप व्यक्ति वाला ही पहले लिख दिया करो, टू या फार लगाने की झंझट खत्म हो जाती है। चलिए और देख लेते हैं मॉडल एग्जाम्पल के, कि अभी आपको बताया था यू कुड हैव क्रॉस द रिवर, कि जैसे कुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म तो आता है तो भी लगा देते हैं, लेकिन बाई चांस अगर कुड के साथ या किसी भी मॉडल एग्जाम्पल के साथ हैव आ गया, और तब हैव आएगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो उसमें क्या पैसिव वॉइस बनाने का नियम था कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, कुड हैव आया है या जो भी मस्ट हैव नीड है कुछ भी आया है, उसके साथ बीन लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए बाई करके यू, क्योंकि जानते हैं हैव आने पर तुरंत बीन उसमें बढ़ जाता है, हैव नहीं आता तो केवल बी बढ़ता है। तो चलिए और भी एग्जांपल हम कुछ आपको बताए थे, स्पेशल कुछ रूल्स बताए थे, जैसे मतलब मान लीजिए इन्फिनिटिव आ गया तो क्या करेंगे, जैसे देखिए आई एम टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, इसकी हिंदी होती है लिखना है। तो इसमें ये टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ए लेटर, टू राइट ए लेटर, राइट वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद इज एम आर के साथ देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया, तो हम बताया थे इज एम आर वाज और वही रहेगा, केवल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जगह टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है बस। तो ए लेटर इज टू बी रिटन, थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में लगे, रिटन बाई करके आई कमी हो गया। मतलब इसकी हिंदी क्या है, मुझे एक पत्र लिखना है, पैसिव वॉइस में एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना है। ही हैज़ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तुम्हें प्रश्नों को मतलब उसे प्रश्नों को हल करना। तो अब देखिए हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो इसमें हैज़ हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाले नियम से बनेगा। देखिए द क्वेश्चंस जो है आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में यस जुड़ा है तो इसका मतलब काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसलिए हैव लगेगा। और उसके बाद जो है हैव लगा दिया, हैज़ तो लगेगी नहीं क्योंकि क्वेश्चंस, अब यहाँ ही के साथ हैज़ लगाया लेकिन क्वेश्चन के साथ यहाँ हैव हो जाएगा। उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दिए, टू बी सॉल्व बाई करके ही का हिम कर दिएगा। आगे एक और स्पेशल सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलने जा रहा है। तो यहाँ आपको बताया किया गया था कि कभी कभी गोइंग टू आ जाता है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ इज के साथ केवल गोइंग आया होता तब तो ठीक है, तो यहाँ गोइंग के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इसके लिए इसका भी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि हाँ की आपका ऑब्जेक्ट है, टू प्ले के बाद उसको बना दीजिए यहाँ की इज कर दिए, फिर गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का गोइंग टू भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिए कि बाई हिम। ठीक है, ये बहुत मतलब कंपटिशनल सेंटेंस वगैरह में ही कभी कभी आ जाते हैं ऐसे वाक्य गोइंग टू वाला, बाकी आता नहीं है इसलिए नॉर्मल एग्जाम में, तो इसलिए आप जानते रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेशल सेंटेंस है, बाई चांस आ जाएगा पेपर का लेवल टफ करना हो, तो इसलिए आप जानते रहिए गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो गोइंग टू भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। अब आइए ये आजकल ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगा है कि बाई के साथ स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग, क्योंकि बाई का प्रयोग तो सब जानते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके साथ बाई नहीं आता है, वो फिक्स है उसके साथ कि दूसरा ही प्रीपोजिशन लगेगा। इसलिए 2-3 रूल ऐसे हैं जिसको भी देख लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर आता है।
ठीक है। डीएलएड के एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और आपका सिंटैक्स में भी काम देगा कॉमन एरर में, कि दूसरा प्रीपोजिशन लगा देगा, आपको बाई लगा देगा, दूसरा करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अक्सर एग्जाम में इससे आते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ बाई नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, देख लेते हैं और ट्रिक के साथ देखते हैं। तो बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन, यूज ऑफ अदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो यहाँ देखिए सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित होता है, इसका अर्थ अस्टॉनिश्ड माने आश्चर्यचकित होता है, तो आश्चर्यचकित होना की अंग्रेजी कोई भी रहेगी तो उसके साथ बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट। डिसअपॉइंटेड माने निराश होना, तो उसके साथ भी एट लगेगा। डिस्ट्रेस्ड माने कष्ट पहुंचाना, एट लगेगा। डिस्प्लेज माने अप्रसन्न होना, एट लगेगा। अलार्म माने खतरे का संकेत होना या भयभीत होना, उसके साथ भी एट लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसके ट्रिक जान लीजिए, किसी चीज़ पर ही हम सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित, क्योंकि एट माने पर का सेंस इन सभी शब्द के साथ आप जोड़ दीजिए, बस आराम से आपको याद हो जाएगा, क्यों एट ही लगेगा, दूसरा नहीं लगता। सरप्राइज आश्चर्यचकित किसी चीज़ पर ही होते हैं, अस्टानिश आश्चर्यचकित किसी चीज़ पर होते हैं, डिसअपॉइंटेड निराश किसी चीज़ पर ही निराश होते हैं, डिस्ट्रेस कष्ट पहुंचाना किसी चीज़ पर ही हमको कष्ट पहुंचाया जाता है या कष्ट पहुंचता है, डिस्प्लेज अप्रसन्न होना किसी चीज़ पर ही हम अप्रसन्न होते हैं, अलार्म माने भयभीत होना किसी चीज़ पर ही हम भयभीत होते हैं। तो पर की अंग्रेजी एट लगेगा, द्वारा नहीं आता है हिंदी में, इसलिए हम द्वारा नहीं लगाते हैं बाई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। योर इंटेलिजेंस ने सरप्राइज मी, आपकी बुद्धि ने मुझे आश्चर्यचकित कर डाला। तो पैसिव में कैसे कहोगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, मैं तुम्हारी बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो गया। तो पर कहोगे ना, कि कहोगे बुद्धि के द्वारा आश्चर्यचकित हो गया, तो इसलिए पर हो गया, किसी चीज़ पर ही आप हुए। तो यहाँ क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किया जाएगा, बनाया गया, पास्ट इंफिनिट था, तो सेकंड फॉर्म है तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म देखिए करिएगा, बाय ना करके ऐड किया जाएगा, क्या जानिए सरप्राइज साथ। उसके बाद सब्जेक्ट आपका योर इंटेलिजेंस था, ऑब्जेक्ट कर दिया गया पैसिव वॉइस। तो मतलब दूसरा वाक्य देखते हैं, ही सक्सेस एस्टॉनिश्ड अस, तो अस का वी कर दिया गया, और एस्टॉनिश्ड है तो सेकंड फॉर्म है तो वर्क साथ थर्ड फॉर्म कर दिया गया, क्योंकि वी बहुवचन है तो वाज वर्क किया जाता है, सेकंड फॉर्म माना था, तो वी वर एस्टॉनिश्ड एट हिज सक्सेस। ठीक है, तो चलिए इस तरह से दो एग्जांपल दिए, बाकी और भी कोई क्रिया आएगी तो इस तरह से आप ऐड लगाना है आपको, इतना आप समझ रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दो ही क्रिया ऐसी हैं जिनके साथ टू लगता है जो परीक्षा में आती हैं, नोन और ओब्लाइज्ड के साथ टू लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और डीएलएड में भी आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। तो अब यहाँ हिम का ही हो गया, और नो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इज एम आर लगता है, तो इज लगा दिया, नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज़ नोन। उसके बाद नो के साथ हमेशा बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा, टू मी वेरी वेल अदर वर्ड है तो आप भी लास्ट में अदर वर्ड करिए, या फिर ऐसे ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी, अगर ऐसे लिखा गया आपके कंपटीशन पेपर में तो वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि आप अदर वर्ड को भी पहले लिख सकते हो, और ठीक है बाई या अन्य प्रीपोजिशन को भी लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी सूटेबल लगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका ज़्यादा बेटर होगा, ही इज़ नोन टू मी वेरी वेल, क्योंकि स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस में कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर वही रहता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाद आप ठीक है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यही सही है। लेकिन आपके पेपर में कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा तो वेरी वेल टू मी, तो आप गलत उसको मत मानिएगा। देखिए दूसरा है, ही विल ओब्लाइज मी, वह मुझे एहसानमंद करेगा, तो मी का आई हो जाएगा, आई। अब ही के साथ तो बिल लगता है, लेकिन आई के साथ सेल लगता है, इसलिए सेल भी कर दिए, क्योंकि बिल या सेल आने पर बिल भी सेल भी किया जाए, वर्ब थर्ड फॉर्म ओब्लाइज टू हिम। ठीक है, अब चलिए अगला तीसरा रूल देख लेते हैं, महत्वपूर्ण रूल है क्योंकि चार ही रूल इससे रिलेटेड हैं। प्लीज्ड माने खुश होना, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, डिसगस्टेड माने क्या होता है, तिरस्कार करना, चार्म्ड माने क्या होता है, मुग्ध होना, थ्रांग्ड माने भीड़ से भरा होना, लाइन्ड माने लाइन लगाना, पंक्ति लगाना। तो इन सभी के साथ विथ लगेगा। दोस्तों जान लेते हैं क्यों विथ ही लगेगा, क्योंकि इसके पहले ओब्लाइज और नोन के साथ टू लगता था, उसमें ज़्यादा ट्रिक ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए ही हम ओब्लाइज्ड होते हैं या नोन माने परिचित होते हैं किसी से। अब देखिए विथ माने साथ, तो प्लीज़ माने खुश होना, किसी के साथ ही आप खुश होगे तो इसलिए बाय नहीं लगेगा, द्वारा लगेगा। ट्रिक भी जान लीजिए क्यों विथ लगेगी। सेटिस्फाइड किसी के साथ ही रहकर आप संतुष्ट होते हैं तो विथ लगेगा। डिस्गस्टेड किसी के साथ आपको मतलब घृणा होती है, डिस्गस्ट तिरस्कार करना, घृणा करना, तो डिस्गस्टेड। चार्म माने मुग्ध होना, किसी के साथ रहने पर ही आप मुग्ध हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। थ्रांग्ड माने भीड़ से भरा हुआ, भीड़ से भर रहेंगे तो लोग साथ ही रहेंगे। लाइन मतलब लाइन में खड़े होना, तो साथ रहेंगे तभी लाइन में खड़े होंगे, या लाइन लगाना, इसलिए इनके साथ विथ लगेगा, हम द्वारा नहीं कहते हैं हिंदी में। चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे खुश कर दिया, तो एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, हिम का ही हो जाएगा, ही वाज प्लीज्ड बाय माई बिहेवियर, क्योंकि प्लीज सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो एक साथ वाज प्लस थर्ड फॉर्म हो गया प्लीज। अब बाय नहीं लगेगा, विथ लगेगा, फिर उसके बाद माई बिहेवियर सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, आपका कार्य जो है अधिकारियों को संतुष्ट करता है।
अफसर बनना अधिकारी। तो आप इस जो है सब्जेक्ट हो गया अफसर्स, उसके बाद वर्क सेटिस्फाइड है प्रेजेंट इन्फिटेंस या सी एस फॉर्म है तो आर की जे मार्क साथ थर्ड फॉर्म आता है तो हो जाएगा अफसर्स बहुवचन है तो आर हो जाएगा। यू द अफसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, ये हो गया। आगे चौथा रूल देख लेते हैं, इसमें दो ही वर्ड है इंपॉर्टेंट है। कंटेंट माने होता है रखना या समाहित होना, इंटरेस्टेड माने रुचि। इनके साथ इन लगाओगे आप बाई नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि कंटेंट में रखना, किसी चीज़ में ही हम कोई चीज़ रखते हैं, इंटरेस्ट माने रुचि, किसी चीज़ में ही हमारी रुचि होती है तो इसलिए इनके साथ इन लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यह इस बॉक्स में बहुत सी सुंदर वस्तुएं रखी जाती हैं। तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस क्या होगा? तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद कंटेंट्स प्रेजेंट इनफिनिट टेंस या एस फॉर्म है तो इसे हमारे साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो आर कंटेंट, क्योंकि थिंग्स कई हैं तो इसलिए आर कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट का थर्ड फॉर्म। उसके बाद इन दिस, ठीक है, इन कंटेंट साथ बाय तो लगेगी नहीं, इन लगेगा। उसके बाद दिस बॉक्स आपका सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनेगी तो हो जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। अगला दिस बुक इंटरेस्ट मी, यह किताब मुझ में रुचि देती है तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए आई के साथ। अब देखिए इंटरेस्ट प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो इसे हमारे साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगा। तो आई एम हो जाएगा, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो जाएगा, बाय तो लगेगा नहीं, इन लगेगा, इंटरेस्ट इन। उसके बाद सब्जेक्ट दिस बुक था तो ऑब्जेक्ट बना दिए। आई होप आपको ये बाय के स्थान पे आने प्रीपोजिशन का प्रयोग पसंद आया होगा। चलिए अब हम टेंस के अनुसार देख लिए पैसिव वॉइस, बाय के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन देख लिए और हम मॉडल एग्जाम्पल का देख लिए। आइए अब हम कुछ इंपरेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव दिया जाता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मना करने का भी भाव आ जाता है, डू नॉट या डोंट से। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आज्ञा, प्रार्थना और सुझाव यानी सलाह, ये तीन मेन होती हैं। तो देख लेते हैं आज्ञा या नहीं आर्डर, सलाह का मतलब एडवाइस। आज्ञा या सलाह रहेगा तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और प्रार्थना के लिए क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। तो आज्ञा या प्रार्थना रहेगा तो आप उसके लिए केवल एक स्ट्रक्चर आप याद करिए, इससे आपका काम हो जाएगा। वो है लेट है, सबसे पहले लेट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर बी लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। अगर वही वाक्य निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तब भी लिख दीजिए। बस यही दो स्ट्रक्चर। आप निगेटिव में ये वाला लगा दीजिए, नॉट कहाँ लगाना, बीस पहले, नहीं तो ये। क्योंकि बोर्ड का, यूपी बोर्ड का यानी हाई स्कूल इंटर का या फिर किसी भी बोर्ड का ये निर्देश है कि आप जो है आज्ञा या सलाह वाले को लिट से बनाइए और प्रार्थना वाले को यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाइए। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप बनाने के लिए इसके और भी रूल्स हैं, बता देंगे जानकारी के लिए। देखिए ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, तो इसमें एक्टिव वॉइस में वाक्य है आर्डर दिया जा रहा है। दोस्तों आर्डर कैसे जानेंगे आप, दिया जा रहा है। आर्डर में कोई बात कठोरतापूर्वक कही जाती है, अगर अगला आदमी नहीं करेगा उस कार्य को तो दंडित भी किया जा सकता है। और एडवाइस में क्या, पोलाइटली कहा जाता है, कोई आदमी किसी के फ़ायदे की बात करता है, अगर वो करना चाहे तो करे, नहीं तो नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम सलाह कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, मास्टर कह रहे हैं अपनी किताब खोलो, नहीं करेंगे खोलेंगे बच्चे तो उनको दंडित भी कर सकते हैं, क्लास से बाहर कर सकते हैं, तो इसलिए आदेश है। तो हो जाएगा लेट योर बुक बी ओपन। दोस्तों खास बात यह है कि आप आदेश और सलाह अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो आप लेट से बना दो, चाहे आप समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट कर दो, अपनी तरफ से लेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वर्ब की इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, ठीक है, सामने वाले साथ में तुम अपनी किताब खोलो तो यू छिपा रहता है, इसलिए योर भी आता है अपने के अंग्रेजी, ठीक है। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो योर बुक ऑब्जेक्ट है तो लेट पहले अपने मन से लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब के बाद वाला लेट योर बुक हो गया। उसके बाद बी भी अपने मन से लिखोगे आप, लेट योर बुक बी ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, क्योंकि बिना बी के कोई पैसिव वॉइस में वाक्य बनता नहीं है। बी का मतलब क्या होता है, बी बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो इनमें से कोई ना कोई शब्द जो है जरूर किसी पैसिव वॉइस में आया रहता है, इसलिए यहाँ लेट के साथ ओरिजिनल रूप में बी ही आ जाएगा, ठीक है। और देखिए बिल या सेल के साथ भी बी आता है, ठीक। तो ओपन योर बुक, लेट योर बुक बी ओपन हो गया। अपनी किताब खोलो, इसका पैसिव वॉइस क्या अर्थ क्या होगा, लेट माने चाहिए भी होता है, देखिए दो होता है, लाओ अनुमति देना या चाहिए, तो लेट योर बुक बी ओपन माने आपकी किताब खुली होनी चाहिए। देखिए इसका ये तो सबसे सही तरीका, आप इसी तरीके से बनाइए आप, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका और है, आदेश अगर क्लियर हो तब आप ये तरीका अपनाइए, यू आर आर्डर टू अपने मन से लिख दीजिए, उसके बाद ओपन योर बुक जैसे था वैसे सेम टू सेम जोड़ दीजिए, आपको अपनी किताब खोलने का आदेश दिया जाता है, सेम टू सेम वही है। डू नॉट ओपन योर बुक, अपनी किताब मत खोलो, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या कर दिया,
लेट योर बुक नॉट बी ओपन, आपकी किताब नहीं खुली होनी चाहिए। तो वही वाक्य है, देखिए नॉट कहाँ लगाया है, बी से पहले, इस तरह से बना सकते हो। और इसको ऐसे भी कर सकते हो निगेटिव में, यू आर ऑर्डर नॉट टू ओपन योर बुक, आपको अपनी किताब ना खोलने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या, लेट से ही बनाना है, बोर्ड का निर्देश यही है। लेकिन आप बाई चांस ऑब्जेक्ट किसी में यू आर ऑर्डर टू से बनाने का यह फ़ायदा ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी आपको पता है, सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया उसकी भी बन सकती है, ये फ़ायदा है। अब चलिए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो ये एक्टिव वॉइस है, वो भी एडवाइस दिया जा रहा है इसमें, सलाह। तो लेट से बना दीजिए, लेट योर कंट्री बी एडवाइस बी लव्ड, अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी से ज़बरदस्ती तो प्रेम करवा नहीं सकते अपने देश से, उसकी इच्छा करेगा, तो ये सलाह मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका लेट योर कंट्री बी लव्ड, ये सबसे बेटर तरीका है लेट से बनाने का। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, योर कंट्री शुड बी लव्ड। चाहे तो आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट था योर कंट्री को ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद शुड भी लिख दीजिए, शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए, तो लेट का सिनोनिम से शुड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हो, ये भी बेटर स्टाइल है, कंपटीशन वगैरह में इससे भी आ जाते हैं। इस तरह से सलाह वाला इस स्ट्रक्चर से बनाया रहेगा तो आपको बताएगा कौन सा सही है, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं या अपने मन से बना सकते हो। तो अपने मन से बनाना तो आप लेट से बना दीजिए या शुड से बना सकते हो। या एक तरीका और भी है, यू आर एडवाइज टू लव योर कंट्री, आपको अपने देश से प्रेम करने की सलाह दी जाती है। अगर आप क्लियर है, सलाह प्रकट होता है तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है वही अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की भी बनाई जा सकती है, इसलिए नियम बना है। सबसे बेटर होगा आपको लेट से बना दीजिए, नहीं तो शुड से बना दीजिए। अगर उससे ना बना पाए तो आप एडवाइस से बना दीजिए। सब नियम जानते रहिए क्योंकि सबका एक्टिव वॉइस एक ही होगा। डू नॉट एब्यूज़ राम, राम को गाली मत दो। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एक्टिव है, इसमें भी सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका लेट राम, देखिए बीस पहले नॉट लगे, नॉट बी एब्यूज्ड है, सॉरी, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। राम को गाली नहीं दिया जाना चाहिए। या ऐसे भी कैसे, यू आर एडवाइज नॉट टू एब्यूज राम, तुम्हें राम को गाली ना देने की सलाह दी जाती है। अब आइए देखिए रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रार्थना, अगर वाक्य में प्रार्थना प्रकट हो इम्परेटिव सेंटेंस में तो क्या किया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अपने मन से लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं है, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अन्य शब्द जैसे जो भी हैं जैसे वैसे जोड़ देते हैं, शेष वाक्य जो करते हो। और वाक्य में आए हुए प्लीज़ या काइंडली, दो शब्द हैं, प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ माने होता है कृपया, और काइंडली माने दयालुतापूर्वक भी होता है, लेकिन कृपया भी होता है। तो ये प्लीज़ या काइंडली शब्द को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। देखिए प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, तो पैसिव वॉइस में प्लीज़ हटाने के लिए आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना जरूरी है, लगा दीजिए। उसके बाद हेल्प मी वैसे जोड़ दिए, आपको मेरी सहायता करने की प्रार्थना, आपसे मेरी सहायता करने की प्रार्थना की जाती है, हो गया इसके हिंदी। काइंडली गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन दे दीजिए, एक्टिव वॉइस है तो काइंडली माने भी कृपया। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, काइंडली हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दो, बाकी शेष वाक्य जो कहते हो जोड़ दो। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, निगेटिव वाक्य अगर है, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो प्लीज़ हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू तो करेंगे ही, लेकिन डू नॉट में को भी हटाने के लिए डू नॉट में से डू हटा दीजिए, नॉट को ले लीजिए, टू से पहले लगा दीजिए। तो प्लीज़ डू नॉट को यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू में बदल देंगे, उसके बाद डिस्टर्ब मी। डू नॉट सिट हियर प्लीज़, यहाँ कृपया मत बैठो, तो आप प्लीज़ हटाने के लिए यू, अब देखिए प्लीज़ होता क्या है, कभी कभी लास्ट में भी आ जाता है, तो उससे नहीं मतलब है, शुरू में आया चाहे लास्ट में, उसको हटाना ही है और आपको यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्टेड टू। निगेटिव रहने के नाते डू नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा, डू नॉट को नॉट टू में बदल दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हो जाएगा, सिट हियर। इस तरह से ये आपका ख़त्म हो गया प्रार्थना वाले वाक्य में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में है, ठीक है। इससे आपका जो है डीएलएड का एग्ज़ाम, हाई स्कूल का एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में आ जाएंगे। लेकिन आप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं एसएससी लेवल की, ये कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम, तो उसके लिए और भी विशेष जो है सेंटेंसेज, इसका स्पेशल आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा वीडियो, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसकी भी जो है इस तरह से हर एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको आगे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ग्रामर में कहाँ आपको दिक्कत होती है कमेंट करके बताइए, उस पर आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। और इसके बाद जल्द ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि डीएलएड का एग्ज़ाम, हाई स्कूल, इंटर के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबके लिए जो है जल्द से जल्द वीडियो बन जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके, कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। चाहे जिस चीज़ की कंपटीशन की या स्कूल की किसी भी लेवल की आपको वीडियो चाहिए, तैयारी कर रहे हो तो आप बता दीजिए, उसकी वीडियो बन जाएगी। इंग्लिश से रिलेटेड हर
एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग जान सकें, एक ही वीडियो में पूरा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिव पैसिव पढ़ सकें, बिना रटे समझ सकें और ज़िंदगी भर ना भूलें। इसलिए सबकी मदद करिए। शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।